तो अपने जो लेक्चर था पिछला उसके अंदर अपने एसआई मूल मात्रकों की अपने बात की थी और मूल मात्रकों से किस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण होता है उसको भी अपने देखा था। इसके बाद में अपने यहाँ पर जो मूल मात्रक थे उस मूल मात्रक में से जो पहला मूल मात्रक है उसकी अपने बात की थी द्रव्यमान की। द्रव्यमान और भार में अपने अंतर स्पष्ट किया था, ठीक है, कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया था। इसी तरह से दूसरा अगर मूल मात्रक लिया जाए तो वो क्या है, ताप या तापमान। सामान्यतः अगर अपने देखते हैं तो तापमान को मापने के लिए अपने 3 मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। वो 3 मात्रक कौन कौन से हैं अगर उनको देखा जाए तो हमारे पास कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एसआई मात्रक कौन सा है हमारा, केल्विन। तो ये जो 3 मात्रक हैं वो 3 मात्रक तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अब इन तीनों मात्रकों में अपने यहाँ पर एक संबंध देखा जाए तो संबंध हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। एसआई मात्रक तो कौन सा होगा, एसआई मात्रक तो ये है कौन सा, केल्विन। और देखिए अपने केल्विन के ऊपर यहाँ पर डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं किया है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन केल्विन के लिए अपने डिग्री शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो अपने पास जो सामान्यतः अगर जब तापमापी को अगर देखते हैं, सामान्य किसी भी तापमापी को अगर आप देखो, जो ताप मापने के लिए जो प्रयोग में लिए जाते हैं तापमापी, उनको अगर आप देखते हैं तो अपने को यहाँ पर समझ में आता है जैसे कि तापमापी है सामान्य जो थर्मामीटर जिसको अपने बोलते हैं, उस थर्मामीटर को अगर अपने देखते हैं तो इस थर्मामीटर में जो ये तापमान मापता है, सामान्य जो तापमापी है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में ही जो होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो कहाँ से होगा, 0 से लेकर कहाँ तक होगा अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस तक। अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो जो सामान्य तापमापी है वो कहाँ से कहाँ तक होता है अपने पास 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 अपने पास डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये क्यों होता है, ये जो तापमान है ये जल का अपने कह सकते हैं हिमांक बिंदु कह सकते हैं, ठीक है, या जल का क्या हो सकता है अपने पास गलनांक भी बोला जा सकता है। किसके लिए लिया जा रहा है, जल के लिए। इसी तरह से ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का, ठीक है। तो किस पर आधारित रहता है हमारे पास, जल के गलनांक और क्वथनांक तापमान पर जो सामान्य तापमापी है वो अपने पास बेस्ड रहता है, ठीक है। तो ये जो कार्य करता है वो जल के हिमांक और क्वथनांक पर कार्य करता है। जो प्रारंभिक जो मान है वो जल का क्या है, हिमांक मान है, और अंतिम मान होता है वो जल का क्या होता है, क्वथनांक मान होता है, ठीक है। तो जो तापमापी आपको समझ में आ गई कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक क्यों होते हैं, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्यों होते हैं, तो इसका कारण यह है जो तापमापी जो कार्य करता है वो जल के हिमांक से जल के क्वथनांक तक तापमापी सामान्य रूप से कार्य करता है, ठीक है। तो ये तापमापी हो गया। और सामान्यतः अपने घरों में जो तापमापी होता है उसके अंदर कौन सी धातु भरी हुई होती है, तो अपने देखते हैं कि उस सामान्य जो घर में हमारा जो तापमापी है उसके अंदर यहाँ पर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। पारा किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। पारा क्या है, एक धातु है, और ये पारा इस सामान्य तापमापी के अंदर भरी हुई होती है, ठीक है। तो सामान्य तापमापी के अंदर अपने यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कि ये जो तीनों हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनके अंदर संबंध क्या है। तो तीनों के संबंधों की बात करते हैं तो तीनों में किस प्रकार के संबंध को अपने बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में अगर मैं संबंध स्थापित करता हूँ तो इन दोनों का जो हमारे पास संबंध जो निकल कर सामने आता है वो संबंध क्या आता है हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री C प्लस 32। ये किसमें संबंध है हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में अपने पास यहाँ पर क्या जाता है, संबंध आ जाता है। इसी तरह से अपने जो संबंध है वो संबंध किस में स्थापित कर सकते हैं, हमें डिग्री सेल्सियस और किस में किया जा सकता है, केल्विन में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो केल्विन में अगर अपने तापमान को ज्ञात करना है तो केल्विन क्या होता है, केल्विन बराबर
हमारे पास डिग्री सेल्सियस में तापमान है वो, प्लस उसमें कितना ऐड कर देते हैं 273 को ऐड कर देते हैं, तो वो तापमान हमारा किस में आ जाता है केल्विन में आ जाता है 273, या एग्जैक्ट मान की अगर मैं बात करता हूँ तो 273.15 को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है, तो ये जो तापमान किस में प्राप्त हो जाता है अपने को केल्विन में तापमान प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस में जो तापमान है, मैंने बात की कि डिग्री सेल्सियस में मेरे पास जो तापमान है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो केल्विन में कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो अपने पास जो केल्विन में जो तापमान आ जाएगा वो केल्विन में तापमान कितना आ जाएगा, तो केल्विन में बात की जाए तो केल्विन में कितना हो जाएगा हमारे पास 298.15, ये अपने पास किस में प्राप्त हो गया केल्विन में तापमान प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अपने डिग्री सेल्सियस तापमान को किस में परिवर्तित किया जा सकता है केल्विन तापमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर अपने केल्विन में अगर अपने बात करें कि जैसे जल का जो हिमांक था, वो जल का हिमांक कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको क्या बोल सकते हैं 273 केल्विन। तो जल का हिमांक कितना होता है अपने पास, यहाँ पर अगर अपने बात करें तो जल का हिमांक अपने पास कितना हो जाएगा, अगर इसमें संबंध देखना चाहते हैं अपने पास तो कितना हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन। तो ये जल का क्या है हमारे पास हिमांक आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ जल का क्वथनांक, तो जल का जो क्वथनांक आता है हमारे पास वो कितना आ जाता है अपने बात कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या मैं कह सकता हूँ 373.15 केल्विन। तो ये अपने पास क्या है कि एक जो तापमान को या एक जो पैमाना है वो एक पैमाने को दूसरे पैमाने पर अपने आसानी से क्या किया जा सकता है परिवर्तित किया जा सकता है। और अपने यहाँ पर जो रसायन विज्ञान के अंदर जो पैमाना प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि अपने को जो पैमाना प्रयोग में लेना है SI मात्रक को प्रयोग में लेना है, और SI मात्रक हमारे पास कौन सा है केल्विन है। इस तरह से अपने पास कोई भी अगर तापमान कहीं पर भी अपने को जब अपने यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं या कहीं पर भी आपको जब डिग्री सेल्सियस में तापमान अगर दिया गया है तो उस डिग्री सेल्सियस तापमान को आप किस में परिवर्तित करेंगे केल्विन तापमान में परिवर्तित करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस तापमान को किस में परिवर्तित करना पड़ेगा अपने को केल्विन तापमान में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब अपने बात करें यहाँ पर कुछ एक तापमानों की अगर अपने बात करते हैं, जैसे अपने कहते हैं कि कक्ष का या कमरे के तापमान की बात करते हैं। जैसे अपने को जो सामान्य ताप की अगर अपने बात करते हैं तो अपने पास जो कमरे का जो ताप होता है वो कमरे का तापमान कितना होता है। तो मैं यहाँ पर कमरे जैसे वो तो मैंने जल के लिए बात की थी, इसी तरह से कमरे के ताप की बात करता हूँ तो जो कमरे का जो तापमान हमारे पास रहता है या जो कक्ष का जो तापमान रहता है, तो कमरे का तापमान कितना होता है हमारे पास, अपने पास कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, या आपने कह सकते हैं 298.15 केल्विन। 298.15 है, इसको अपने जो कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में अपने को दिक्कत आती है, इसलिए अपने इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, या अपने डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ये हमारे पास किसमें आ जाता है कमरे का तापमान हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से अगर अपने मानव शरीर के तापमान की अगर अपने बात करते हैं तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है हमारे पास, तो मानव शरीर के तापमान जो सामान्य मानव है, अगर उसके अंदर बुखार वगैरह नहीं है तो अपने कह सकते हैं मानव शरीर का ताप। तो मानव शरीर का तापमान कितना लेते हैं अपने 37 डिग्री सेल्सियस, या अपने कह देते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमारे जो अपने जो शरीर के तापमान नापने के लिए जो पैमाना प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने को प्रयोग में लिया जाता है। इसी तरह से अगर अपने बात करें किसकी, अगर डिग्री केल्विन के अंदर, तो केल्विन में कितना हो जाता है हमारे पास 310 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास 310 केल्विन तापमान मानव शरीर का हमारे पास आ जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पैमाने के अंदर अपने विभिन्न प्रकार के तापमानों को प्रदर्शित किया गया, और ये जो तापमान प्रदर्शित करना है वो एक दूसरे पैमाने के अंदर क्या स्थापित किया है, यहाँ पर संबंध को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर जो मेन जो देखने वाली बात ये है, अगर तापमान को अगर अपने किस में लेना हो, अगर ऋणात्मक मान चाहिए, मतलब अगर ऋणात्मक मान तापमान में चाहिए तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम तापमान अगर कहीं पर आता है, अगर ऋणात्मक मान आता है तो ये ऋणात्मक मान
सिर्फ किस में संभव है? सेल्सियस पैमाने में ही संभव है, केल्विन पैमाने में ऋणात्मक तापमान संभव नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अपने कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जो केल्विन पैमाना है, इस केल्विन पैमाने के अंदर, केल्विन पैमाने में तापमान का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है, तो केल्विन पैमाने के अंदर तापमान का जो ऋणात्मक मान है वो कभी संभव नहीं हो पाता है। तो ऋणात्मक मान सिर्फ किस में संभव है? जो सेल्सियस पैमाना है, इस सेल्सियस पैमाने के अंदर तापमान का जो ऋणात्मक मान है वो संभव हो पाता है। ठीक है, तो जो ऋणात्मक मान है वो किस में संभव होता है? अपने मैं यहाँ पर कहता हूँ, तो जो ऋणात्मक मान है वह ऋणात्मक मान डिग्री सेल्सियस पैमाने में संभव है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस पैमाना होगा, उसमें तापमान का जो ऋणात्मक मान है वो संभव हो सकता है, लेकिन केल्विन पैमाने के अंदर तापमान का ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये तापमान की अपने यहाँ पर बात कर ली। फिर मैं यहाँ पर एक अपने को जैसे कुछ एक तापमान की जो मैं बात करता हूँ, जैसे अगर अपने पास कहीं अगर आपको ये देखने को मिलता है 0 केल्विन, 0 केल्विन, या इसको बोल सकते हैं अपने -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस बोल दो इसको। ठीक है, इस जो तापमान है, इस तापमान को क्या बोला जाता है? परम शून्य तापमान। इस तापमान को क्या बोला जाता है? परम शून्य तापमान इसको बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तापमान को परम शून्य तापमान या इसको क्या नाम दिया जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो अपने टेम्परेचर, इस तापमान को कह सकते हैं। ठीक है, तो परम शून्य तापमान क्या है? तो परम शून्य तापमान किस तापमान को कहा जाता है? 0 केल्विन तापमान या -273.15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, इस तापमान को क्या कहा जाता है? परम शून्य तापमान कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी अपने को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो परम शून्य तापमान क्या है और किस तापमान को अपने परम शून्य तापमान कहा जाता है। तो ये अपने तापमान की अगर अपने बात कर लें, फिर इसके बाद में हमारे पास इसमें जो एक नया टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या आता है कि ये जो अपने जितने भी पैमाने प्रयोग में ले रहे हैं, उन पैमानों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उस पैमाने का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। और भी अपने पास रहेगा, जैसे पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए यहाँ पर जो अपने काम में लिया था पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा था आपने? मोल में। इसमें मापते हैं मोल, एन से इसको रिप्रेजेंट किया था। तो वो किस तरह से निकालते हैं? जो मोल है, उस मोल को जो निकालने का जो सूत्र है, एन को निकालने का सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है हमारे पास? पदार्थ की जो दी गई हमको, पदार्थ की अपने कह सकते हैं दी गई मात्रा। अब किस में दी गई है मात्रा को? ग्राम में। अपने को जो मात्रा देगा पदार्थ की, वो किस में देगा? अपने को ग्राम में। अगर वो किलोग्राम में दे रखी है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। तो पदार्थ की दी गई मात्रा बटे में अपने यहाँ पर लेते हैं पदार्थ का जो अपने पास द्रव्यमान है, कौन सा? अपने उसका कहते हैं मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का कौन सा द्रव्यमान? मोलर द्रव्यमान। आगे आने वाले चैप्टरों में अपने बात करेंगे कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। इस मोलर द्रव्यमान को भी अपने परिभाषित करेंगे। द्रव्यमान का प्रकार है हमारे पास मोलर द्रव्यमान, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इस सूत्र से अपने क्या किया जा सकता है? जो हमारे पास पदार्थ की जो मात्रा है अर्थात मोल संख्या को ज्ञात किया जा सकता है कि मोल संख्या को अपने किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से अपने पदार्थ की मोल संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थ की दी गई अपने पास जो मात्रा है, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ, एक प्रश्न कह देता हूँ, मोल कंसेप्ट को, जो मोल संकल्पना है, ये अपने पास एक टॉपिक बनेगा। कौन सा टॉपिक बनेगा हमारे पास? मोल संकल्पना। ठीक है,
तो जो अगला जो चैप्टर होगा उसके अंदर अपने मोल संकल्पना की बात करेंगे, मोल कंसेप्ट जिसको बोला जाता है, उस मोल कंसेप्ट की बात की जाएगी, डिटेल में इसका अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल सा जैसे सूत्र के ऊपर आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूँ। वो क्या कहता है कि 4 ग्राम CO2, आपने वो CO2 कितनी दी गई है, 4 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित है। ठीक है, डिटेल अपने आगे करेंगे, अभी एक सिंपल से इसको समझाना है आपको। तो देखो यहाँ पर दे रहा है 4 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित है। तो अपने CO2 के मोल निकालने, कितने CO2 की कितनी मात्रा में, 4 ग्राम मात्रा में CO2 के मोल को अपने को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है, हमने कहा पदार्थ की दी गई मात्रा, कितनी दी गई है मात्रा पदार्थ की, CO2 की 4 ग्राम। ठीक है, तो अपने CO2 की मात्रा कितनी दे दी, उसने 4 ग्राम मात्रा दे दी। ठीक है, और बटे में अपने क्या किया गया यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान CO2 के सूत्र से ज्ञात करते हैं। CO2 का जो कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं 2, तो कितना आ जाता है 44। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 44, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ग्राम प्रति मोल, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है इस सूत्र को हल कर कर अपने यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर जब इस सूत्र को हल किया है तो अपने कहा है कोई भी जो अपने पास यहाँ पर जो भौतिक राशियां जो दी होती है, उस भौतिक राशियों के साथ अपने उसका जो अंकित मान है, अंकित मान के साथ साथ अपने उसका मात्रक भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों चीजें लिखी है, उनका अंकित मान जो अंक में जो मान है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है और उसके मात्रक को भी प्रदर्शित किया है। अगर कोई राशि मात्रक विहीन है तो आप उसके नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी का मात्रक अगर है तो उसको अपनी राशि को हमेशा देखो किसके साथ लिखना है, मात्रक के साथ ही उसको क्या करना है यहाँ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो अब अपने इसमें आगे लोग जो डिटेल मोल संकल्पना आगे कर लेंगे। यहाँ पर एक सूत्र को मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर करते हैं कि जो अपने जो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों में जब अपने मापन करते हैं तो हमारे मापन में किस प्रकार की अनिश्चितता आती है। तो अपने पास यहाँ पर जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक है हमारा मापन में अनिश्चितता। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, मापन में अनिश्चितता, कि जो भी अपने चीज का मापन किया जाएगा, किसका, जैसे द्रव्यमान का मापन करते हैं अपने, या अपने लंबाई का जो मापन करते हैं, तो जो मापन किया जाता है उस मापन के अंदर अपने पास सामान्यतः जो रसायन विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, तो रसायन विज्ञान के अध्ययन के अंदर हमारे पास 2 प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। वो 2 प्रकार के आंकड़े कौन कौन से होते हैं। पहला तो आंकड़ा हमारे पास कौन सा होता है, प्रायोगिक। ठीक है, तो पहला आंकड़ा हमारे पास कौन सा हो गया, प्रायोगिक आंकड़ा हो गया। और दूसरा हमारे पास जो आंकड़ा आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, सैद्धांतिक मान आता है। दूसरा मान कौन सा आ जाता है हमारे पास, सैद्धांतिक मान अपने को प्राप्त होता है। तो मान हमारे पास सदैव 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान। प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान के जो मान है वो अपने पास सदैव एक जैसे नहीं आते। कैसे नहीं आते हैं, सामान्य सा मैं अगर उदाहरण लेता हूँ, सामान्य सा उदाहरण क्या है, जैसे अपने बाइक की एवरेज की अगर अपनी बात करते हैं तो बाइक की जो एवरेज है वो उसके अंदर, जैसे हमारे किसी भी बाइक की उसने एवरेज जो दी रखी है, वो एवरेज कितनी दे रखी है उसने, वो कह देता है कि जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर, 1 लीटर पेट्रोल में वो जो बाइक है वो कितने किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अगर अपने पास एक ये जो आंकड़ा अपने पास आ रहा है वो आंकड़ा क्या है कि कोई भी बाइक है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय कर रही है, 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ये कौन सा आंकड़ा है कि उसका कैलकुलेटेड आंकड़ा है, जो कौन सा मान है अपने पास, सैद्धांतिक मान है। किस प्रकार का मान है अपने पास, सैद्धांतिक मान। लेकिन उसके ऊपर अपने देखो जब भी कोई मान दिया हो तो यहाँ पे उसके ऊपर स्टार लगाकर क्या लिखा होता है, टर्म एंड कंडीशन, TNC। TNC का मतलब क्या, टर्म और कंडीशन। टर्म और कंडीशन क्या है कि जो वहाँ का जो बाहरी जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार जो आंकड़ा अपने को प्राप्त होगा वो क्या होगा, अलग होगा। अब आंकड़ा बाहरी वातावरण कैसे जो चलाया जाता है, जो उसकी स्पीड किस तरह की रखी जाती है, जो बाइक को अपने जो चलाने वाला है उसकी स्पीड कितनी रख रहा है, या उसके अंदर जो टायरों के अंदर जो हवा का दबाव है वो कितना रख रहा है, या किस इलाके में वो उसको चला रहा है, सड़क जो समतल सड़क है या रेतीले इलाके में चला रहा है उसको, या उसको पहाड़ी इलाके पर चला रहा है, या उसके ऊपर कितना वजन
जो वेट है वो वेट उसके ऊपर कितना आ रहा है, एक आदमी बैठ रहे हैं, दो आदमी बैठ रहे हैं। इसका मतलब वहां की जो प्रायोगिक कंडीशन है, जब आप इसको प्रयोग में लेंगे, प्रायोगिक मतलब जब इसको प्रयोग में लेंगे, तो प्रयोग में लेने पर आप देखेंगे कि जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट 1 लीटर में जो पेट्रोल में जो बाइक है वो 100 किलोमीटर नहीं चल पा रही है, वो क्या होती है, इस 100 किलोमीटर से क्या चलेगी, कम चलेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने तो यहाँ पर जब बाइक को जब यूज में लिया था, बाइक को जो प्रयोग में जब आप लेकर आए थे, तब तो इसका जो आंकड़ा हमारे पास प्राप्त हो रहा था ये प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब आप इसको प्रयोग में लिया गया तो प्रयोग में लेने पर अपने जो इसका मान है वो कैसा है, भिन्न प्रकार का आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अपने जो यहाँ पर जो मापन जो किया गया, उस मापन में हमको क्या प्राप्त हो रही है, अनिश्चितता प्राप्त हो रही है, सही तरह का मापन अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है। या ये तो अपने पास सामान्य सी एक बात कर ली, लेकिन जैसे अपने पास किसी भी चीज के ऊपर जैसे वजन लिखते हैं, देखते हैं अपने पास, तो ज्यादातर चीजों पर ये लिखा होता है, किसी भी पैकेट पर लिखा जाता है, वहां पर लिखते हैं भरते समय, उसमें वो स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो वजन इसके अंदर दिया गया है, इस पैकेट पर जो वजन दिया गया है, वो पैकेट का जो वजन है किस समय का दिया गया है, उस पैकेट में जब उस वस्तु को भरा गया था उस समय का वजन है। ठीक है, तो भरते समय का वजन ये है, लेकिन जब आप इसको जो वजन अगर करते हो, तो जो भरते समय का वजन अगर 100 ग्राम उसके अंदर वजन है, तो आज जो वजन आ रहा है वो 100 ग्राम आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो भरते समय का वजन वो देते हैं स्पष्ट, वहां पर लिखा होता है भरते समय का वजन। तो इसका मतलब अपने को मापन में क्या प्राप्त हो रही है, अपने को अनिश्चितता प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब ये मापन में अनिश्चितता से मतलब क्या हो गया कि अपने पास यहाँ पर कि प्रायोगिक जो आंकड़े हैं वो सैद्धांतिक आंकड़ों से अपने मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मान अपने को प्राप्त हो रहा है, वो जो मान है अपने पास यथार्थपूर्वक और अर्थपूर्ण मान अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है। मान जो कैसा प्राप्त नहीं हो रहा है अपने पास, देखो दो शब्दों का यहाँ मैं प्रयोग लूंगा। पहला जो शब्द है अपने पास क्या है कि यथार्थपूर्ण, व अपने को अर्थपूर्ण मान की प्राप्ति अपने को नहीं हो रही है। जो आंकड़े प्राप्त किए गए वो आंकड़े अपने को यथार्थपूर्ण और अर्थपूर्ण अपने को आंकड़े प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात प्रायोगिक आंकड़ा अपना सैद्धांतिक आंकड़े से अपने को मैच नहीं कर रहा है। तो इस चीज को अपने डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, और इसको डिटेल में समझने के लिए अपने पास जो इसके अंदर मापन में अनिश्चितता में मेरे पास जो फर्स्ट टॉपिक जो बनकर आता है वो कौन सा आता है अपने पास, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, कौन सा टॉपिक बनता है अपने पास यहाँ पर, वैज्ञानिक संकेतन। तो हमारा जो इसमें जो टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, इसमें मापन में अनिश्चितता में पहला जो टॉपिक है हमारे पास वैज्ञानिक संकेतन। अब वैज्ञानिक संकेतन क्या है, जैसे अपने जब यहाँ पर जो अपने रसायन विज्ञान के अंदर जब परमाणु और अणुओं का अध्ययन किया जाता है, सामान्यतः अपने देखते हैं कि रसायन विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन किसका किया जाता है, या तो किसका किया जाता है, परमाणु का। तो परमाणु व अणुओं का अपने अध्ययन करते हैं, और परमाणु और अणुओं के अध्ययन के अंदर देखते हैं जब इनका द्रव्यमान देखा जाता है तो द्रव्यमान इनका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और बहुत कम द्रव्यमान होने का जो मतलब हमारे पास क्या होता है कि इसका द्रव्यमान अपने द्रव्यमान की जो छोटी इकाई लेकर चल रहे हैं वो तो ग्राम लेकर चल रहे हैं, लेकिन परमाणुओं का द्रव्यमान अपने को ग्राम में प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जो अगर अपने बात करेंगे, जैसे मैं एक सामान्य से अगर बात करता हूं कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना लेते हैं, 1, लेकिन वास्तव में जो ये एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान नहीं है, जो एक जो द्रव्यमान अपने को प्राप्त हो रहा है वो किसका प्राप्त हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, अपने को 1 प्राप्त हो रहा है। अब मोल क्या है, तो मोल की एक संख्या है, जैसे हमारे पास दर्जन संख्या है, तो दर्जन का जो मान होता है वो कितना होता है, 12 होता है। इसी तरह से मोल का भी हमारे पास क्या है, एक मान है, और जो मोल का जो मान है हमारे पास वो कितना होता है, 1 मोल का जो मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। ये अपने पास इसका मान है।
तो इतना होता है 1 मोल। जैसे 1 दर्जन 12 होता है, इसी तरह से 1 मोल हमारे पास कितना होता है 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये मान होता है अपने पास 1 मोल का। अब लोग 6.022 गुना 10 की पावर जो 23 परमाणु हैं, इनका जो द्रव्यमान अपने को जो प्राप्त हो रहा है, वो द्रव्यमान कितना प्राप्त हो रहा है अपने को 1 ग्राम द्रव्यमान अपने को प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा। तो इस द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं तो वो द्रव्यमान हमारे पास क्या हो जाता है, बहुत ही कम द्रव्यमान अपने को प्राप्त होता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन को प्रयोग में किया जाता है। और वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, किसी भी चीज को अपने किस रूप में लिखते हैं, n गुणा 10 की पावर n में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, उसका वैज्ञानिक संकेतन। तो किसी भी आंकड़े को किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, अपने n गुणा 10 की पावर n में अगर प्रदर्शित किया जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है, वैज्ञानिक संकेतन बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, उस संख्या को अपने इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इस रूप में प्रदर्शित करना ही उसका क्या बनता है, अपने पास वैज्ञानिक संकेतन बनता है। जैसे कि मैं छोटा सा यहाँ पर उदाहरण देता हूँ। वो उदाहरण क्या है मेरे पास, जैसे मेरे पास एक संख्या है, वो संख्या है 0.0016। ये संख्या है हमारे पास 0.0016 एक मेरे पास संख्या है। इस संख्या को अपने को किस में प्रदर्शित करना है, वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है। अब वैज्ञानिक संकेतन में इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, अपने कहते हैं कि इसको n मतलब संख्या क्या आनी चाहिए, 1 ही पहले। तो 1 यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 1, 0 नहीं, 0 के अलावा जो 1 2 3 4 वो संख्या होनी चाहिए। तो वो संख्या कितनी आती है, 1। तो 1 ही लिखेंगे, उसके बाद उसको किसमें लिखा जाएगा, पॉइंट 1.6 इंटू 10 की पावर। तो कितना आगे लेकर चलें, 1 2 3 4, 10 की पावर में कितना लगा दूंगा यहाँ पर 4। तो 1.6 गुणा 10 की पावर 4। और ये जो मान अपने को प्राप्त हो रहा है वो किसमें प्राप्त हो जाएगा, अपने को माइनस में मान प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को इस रूप में प्रदर्शित करना क्या बन जाता है, वैज्ञानिक संकेतन। या मेरे पास दूसरी संख्या जैसे ये है 16,000 है, तो इसको भी मैं किस में लिखना चाहता हूँ, वैज्ञानिक संकेतन में। तो मैं क्या लिखूंगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4। तो पॉइंट को कहां लेकर गए, 1 2 3 4 संख्या अगर लेकर चले तो वो मेरे पास क्या बन गया, 1.6 गुणा 10 की पावर 4। तो किसी भी चीज को इस रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको वैज्ञानिक संकेतन क्या है, किसी भी संख्या को n गुणा 10 की पावर n में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, तो अपने किसी भी संख्या को इस रूप में प्रदर्शित करेंगे और वो रूप ही इसका क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक संकेतन कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में अपने वैज्ञानिक संकेतनों का प्रयोग करते हुए अपने इसका गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, जो योग और अपने पास जो घटाना है वो किस प्रकार से किया जाता है, उन चीजों की अपने यहाँ पर बात करेंगे।